हेलो स्टूडेंट्स, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था और लोड शेडिंग भी हो गया है, तो इस कारण से हम लोग जल्दी से शुरू नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं कि क्या टॉपिक है। सीधी सी बात है, लॉकडाउन का समय है और इस समय में मैं काफी दिनों से सोच भी रहा था कि ऑनलाइन किया जाए या ना किया जाए। दुर्भाग्यवश एक समस्या, पारिवारिक समस्या के कारण से मैं जल्दी से ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाया। तो आज से प्लान किया हूँ कि चलो भाई सब ठीक है। फिर बैड लक, देखिए लोड शेडिंग हो रखा है, बारिश हो रही है और हम लोग ऑनलाइन क्लास में आए हैं। आज हम लोग क्लास 9 के लिए शुरू कर रहे हैं। क्लास 9 आप लोग सिलेबस काफी सारा चीज तो कंप्लीट कर चुके हैं, किंतु जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 दिन का ये टॉपिक रहेगा। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप एक्सरसाइज 5 जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज 5 में जाइएगा। पेज नंबर 47 में, पेज नंबर 47 में जाकर आप जो देखिएगा चैप्टर 5 है सरल युगपत समीकरण, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग के पास में है सरल युग्म या युगपत समीकरण, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं किसको है, पहले सबसे पहले ये जान लेना होगा। दो अज्ञात संख्याओं के एक जोड़ा निर्दिष्ट मान के लिए जब दो परस्पर स्वतंत्र समीकरण अलग अलग सिद्ध होते हैं तब दो समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, ये हो गया आपका एक सरल युगपत समीकरण। ये चीज हुआ। तो इसमें आपको क्या समझ लेना है, इसमें आपको क्या समझ लेना है कि इतना ये जो युगपत समीकरण है इसको समझना है कि क्या है एक्चुअली ये। तो अगर हम लोग, फोटो पूरा क्लियर नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम लोग और शायद सही आ रहा होगा। तो हम लोग इसी तरह से जाते हैं, इस तरह से ही हम लोग करते हैं ताकि पूरा क्लियर आए फोटो। तो ठीक है, और मेरे ख्याल से ठीक आ रहा होगा। तो रख के देखते हैं कि कैसा आ रहा है। क्योंकि अगर ये सेट नहीं हो पाएगा तो हम लोग सही से क्लास करने में दिक्कत हो जाएगा। तो देख लेता हूँ किस तरह से सेट किया जाए। मेरे ख्याल से अभी सही आ रहा होगा सब चीज। कुछ लोग लिख रहे हैं कि नहीं सही नहीं आ रहा है। अभी सही आ रहा है, पूरा आ रहा है। आप लोग अपना कमेंट लिखते रहिएगा तो पता चलेगा कि हाँ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से सही दिख रहा है, अभी सही दिख रहा है, पूरा आ रहा है सही से। ठीक है, अभी सेट करने में, चूंकि मेरा लाइव क्लास पहला लाइव क्लास है और ये मैं अपना यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट के जरिए ही करा रहा हूँ, तो इस कारण से आप देख पाएंगे और सही से समझ भी पाएंगे कि हाँ कैसा हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए या दिखाने के लिए मैं पूरा दिखाऊंगा। कैमरा का सेटिंग है, सब चीज सब थोड़ा देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बैनर मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए ही आपको लाइव क्लास पे आया हूँ और इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज से ही शुरू किए हैं। तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस पे जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले कुछ टर्म आपको जानना होगा।
जैसे कुछ टर्म है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अज्ञात संख्या, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, चल, वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल्स जब आप जानेंगे कि हाँ वेरिएबल्स क्या होता है, तब आप क्लियरली इसको समझ पाएंगे। कहने का मतलब है कि दो चल राशि युक्त सरल युगपत समीकरण को लेके आपको करना है काम। तो चल राशि आपको जानना पड़ेगा, सीधी बात है। वेरिएबल अगर आप चर्चा करते हैं तो ए बी सी डी से लेकर पूरा जेड तक जो भी संख्या है, कोई भी लेटर्स हो, ये सब वेरिएबल में आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं आपको x 4x माइनस 7, इस तरह का मान लीजिए आपके पास में 4x माइनस 7 बराबर अगर 5 मैंने लिखा, यहीं पे केवल देखिएगा, तो यहाँ पर ये जो हो गया इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये जो हो गया यही हो गया वेरिएबल, और ये दोनों हो गया 7 और 5 क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको वेरिएबल का थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए, बोलकर मैं बता रहा हूं। तो वेरिएबल, कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, सब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में ये जो हुआ, ये साधारण, अगर इसमें स्क्वायर या क्यूब इस तरह का टर्म आते हैं तो एक अलग समीकरण तैयार हो जाता है। तो इसके बाद में आप और एक चीज जान लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन अगर आप नहीं जानेंगे तो उसमें दिक्कत क्या हो जाएगा कि आप सही से यहाँ पर लीनियर मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं उसको समझने में दिक्कत होगी। फिर बाद में मैं थोड़ा सा फिर बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पर ax प्लस बी इक्वल टू सी लिखा, इस तरह का फॉर्मेट में, इस तरह का, या फिर 0 ही लिखा, ये जो बना इसमें केवल एक वेरिएबल है, केवल एक वेरिएबल। तो एक वेरिएबल जब है इसमें, तो इसको इसमें ए बी ये सब क्या हो गए, इंटीजर से रियल नंबर है, आप बोल सकते हैं यहाँ पर इसका एक ही समीकरण होगा। तो वन वेरिएबल वाला ये क्या हो गया, एक समीकरण तैयार हो गया, लीनियर इसको बोलेंगे, ठीक है, वन वेरिएबल। इसी तरह से अगर आपके पास में और एक मैं लिखूं इस तरह का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल है, x और y, दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल वाला समीकरण ये कहलाएगा, जिसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी ये सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है, नॉन जीरो भी होंगे, इतना समझ के रखना है। कोई भी समीकरण आप ले लेते हैं, कोई भी समीकरण, जैसे मान लेते हैं इसको मैं फिर जब बोर्ड को मिटा लूंगा तब आपको बता पाऊंगा कि हाँ किस तरह से हो रहा है। आप अगर उदाहरण के तौर पे अगर देखना चाहें तो मैं अगर इसको बताऊं 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 अगर मान लेता हूं एक समीकरण, और x का वैल्यू 0 या y का वैल्यू 0 लेता हूं, तो अगर y का वैल्यू 0 लेता हूं तो x का वैल्यू 6 आ रहा है, कैसे आ रहा है वो मैं दिखाऊंगा। या फिर x इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेता हूं तो y बराबर 10 आ रहा है। उसका जो समीकरण हम लोग ग्राफ किए हुए थे, तो ग्राफिकल विधि से हम लोग पास एक हो रहा था, उसको मैं दिखा देता हूं थोड़ी देर में, पहले इस पे चर्चा कर देता हूं क्योंकि बोर्ड को फिर आइदर मुझे पलटना पड़ेगा या फिर इसी में मिटा के बताना पड़ेगा। तो पहले इस चीज को कर लेते हैं, उसके बाद में उसमें आएंगे। मैं सोचा नहीं था इसको बताऊंगा, फिर भी बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस को समझ लेना है। लीनियर इक्वेशन मतलब होता क्या है, लीनियर सीधा याद रखना है कि एक वेरिएबल वाला, वन वेरिएबल वाला ax प्लस बी बराबर 0, एक हो गया ये, और दूसरा हो गया bx प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरा वाला। यहाँ पे दो वेरिएबल है, x और y, दो वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। और वेरिएबल राशि, चल राशि, इस तरह से आप देख कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, बस याद रखना है कि क्या है, ये सब अननोन क्वांटिटीज हैं, अज्ञात संख्याएं हैं, ये याद रखना है आपको। तो इस तरह के समीकरण को आपको याद रखना है, जिसमें दो वेरिएबल होगा उसी को लेके हम लोग
लीनियर इक्वेशंस करेंगे। दो वेरिएबल वाला समीकरण हम लोग को लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्राफ में जब हम किए थे तो उस समय आपको याद होगा, या ग्राफ में जब करते हैं तो आपको याद होगा कि किस तरह से ग्राफिकल विधि के द्वारा हम लोग सॉल्व किए और ग्राफ मिल रहा है, वो सारी चीजें इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ये सब चीज भी हम लोगों को पता है, ठीक है। तो अब फिर हम लोग इस पे आ जाते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो फिर से देख लीजिए, दो अज्ञात संख्याओं के एक जोड़ा निर्दिष्ट मान के लिए, आप लोग नोट भी करते जाइएगा ताकि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर है, क्योंकि एक ही बार मैं समाधान पे चला जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपसे निकल भी जाएगा। दो अज्ञात संख्याओं के एक जोड़ा निर्दिष्ट मान के लिए जब दो परस्पर स्वतंत्र समीकरण अलग अलग सिद्ध होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और ये दूसरा, तब उन समीकरणों को साइमल्टेनियस इक्वेशन करेंगे। ये लीनियर तो है ही, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसीलिए लीनियर है। तो उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं 6 आम और 3 किलो का मूल्य 42 रुपया है, तथा 5 आम और 6 किलो का मूल्य 18 रुपया अधिक है। एक आम का मूल्य अगर मान लेते हैं एक्स और एक केला का मूल्य मान लेते हैं वाई, तो 6 आम का मूल्य 6x, 3 केला का मूल्य 3y, तो दोनों को जोड़ने से 42। 5 आम का मूल्य 5x, 6 केले का मूल्य 6y, और ये अधिक है, इससे अधिक है, इसीलिए दोनों में माइनस बराबर 18। तो ये जो समीकरण बना यही है युगपद समीकरण। क्योंकि इसमें ये सीधा है, सरल है, तो ये लीनियर हुआ। अगर यहीं पे 1/x रहता, x + 1/x, तब ये लीनियर में नहीं आता, इतना समझ लेना है। तो इसलिए इस तरह के क्रम में हो गए। तो लीनियर समीकरण क्या है ये समझ लेना है, वेरिएबल क्या है ये समझ लेना है। वेरिएबल, टू वेरिएबल्स वाला हम लोगों को समीकरण इस्तेमाल करना है। तो आपको वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं ये समझ में आ गया। उसके बाद में आप लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं ये भी क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग नोट भी कर चुके हैं। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने से मुझे पता चल जा रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। तो कमेंट एकदम करते रहिएगा ताकि पता चले कि क्या है क्या नहीं है। आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो उसमें कमेंट करते रहिएगा, थम्स अप या फिर ये सारे चीज देते रहिएगा, उससे समझ में आएगा क्लियरली। तो जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि लीनियर समीकरण अगर हम लोग ले लेते हैं, लीनियर समीकरण, एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं 5x + 3y = 30। इसमें यदि हम लोग x = 0 ले लिए, या पहले y = 0 ही ले लेते हैं, y = 0, तो कितना हो जाएगा 5x x = 30/5 मतलब 6। उसी तरह से यदि x = 0 लिए तो 5x + 3y, तो यहाँ पर 0 + 3y = 30। देखो एक ही बार लिखते हैं, y = 30/3 = 10, ये मिल गया। अब इसी को ग्राफ पे अगर हम लोग दिखाते हैं, याद कीजिए ग्राफ, यहाँ पे 2 लिया, 4, 6, 10, इस तरह से, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से, x एक्सिस y एक्सिस इस तरह से। तो यहाँ पर 10 है y एक्सिस में और यहाँ पर x है, तो यहाँ पे 6 गिन लिए, 6 पे आ गया, यहाँ पे 10 y पे। इस तरह का जो ग्राफ मिल रहा है, ये जो मिला, इसको हम ग्राफिकली हम लोग शो कर रहे हैं।
इसको ग्राफिकली नोट करते जाइएगा और कमेंट करते जाइएगा कि किस तरह से वो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन के कारण से आपको क्लियर ना दिख रहा हो, तो ये चीज समझ लेना है और क्लियरली थोड़ा कोशिश करना है कि थोड़ा ध्यान से देखें। नहीं समझ में आया तो क्या है कमेंट कीजिएगा, तो मैं देख के फट से तुरंत बता दूंगा, और जब बता रहा हूं तो ध्यान से देखिए कि क्या है। यहाँ पर देखिए एक समीकरण मैंने ले लिया है, ये आप दो वेरिएबल वाला देख रहे हैं, 5x + 3y = 0 इक्वल टू 30। यहाँ पे जस्ट ग्राफिकली मैं दिखाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप समझिए कि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाला कैसा होता है। तो x = यहाँ पे इतना, तो ग्राफ हम लोगों को इस तरह का तैयार हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम क्लियर हो गया। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, दो वेरिएबल वाला, और एक वेरिएबल वाला भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम लोग बेसिक चीज ही अभी सीख रहे हैं, इसीलिए आप देखिए, आपके पास समीकरण है a1x + b1y = c1, इसको इसी साइड में रखते हैं, प्लस c1 = 0, फिर a2x + b2y + c2 = 0, इस तरह। ठीक है, ये ले लिए। अब इसको लेने के बाद में हम लोग ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है, किंतु नॉन जीरो है, इतना याद रखिए। नॉन जीरो मतलब ये कभी जीरो नहीं होंगे। अब इन लोगों का अनुपात को लीजिए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मानों को तुलना करते हैं। यहां पर इस जगह पे देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे a1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल x, वेरिएबल y। ठीक है, दो तरह का है, तो a1 a2, यहाँ पे b1 b2, तो आप कोफिशिएंट देख लीजिए, इनका कोफिशिएंट का हम लोग तुलना करेंगे। और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई भी समीकरण समाधान योग्य है या नहीं, इस पे हम लोग चर्चा इसी से कर पाएंगे। तो आपके पास दो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास में है विथ टू वेरिएबल्स, ये। अब इनके कोफिशिएंट्स का हम लोग अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के बाद में आपको क्या मिलता है, वही शर्त, तीनों शर्त को याद करना है। ये शर्त है, तीन कंडीशन है। तो मान लीजिए अगर आपके पास a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और दूसरी शर्त मान लीजिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और तीसरा शर्त a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। अगर पहला कंडीशन है a1/a2, देखिए x के पहले a1, x के पहले a2, y के पहले a1, फिर y के पहले b2, यहाँ पे c1, यहाँ पे c2, तब ये जो पहला शर्त आपके पास में है a1/a2 is not equal to b1/b2, तब क्या है, समीकरण संगत तो होगा ही होगा, समीकरण संगत होगा। साथ में ये आपको इस लाइन को एकदम याद रखना है कि केवल एक समाधान होगा, किंतु ये शर्त मिला a1/a2 बराबर b1/b2
इक्वल टू C1/C2 अगर हो तो समीकरण संगत तो होगा ही होगा, किंतु इसका जो समाधान होगा वो असंख्य होगा, असंख्य समाधान होंगे। आप लोग नोट करते चले जाइएगा। और अगर इस तरह का हालत हुआ, इस तरह का समीकरण का रूपरेखा आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब आपको याद रखना होगा कि इस प्रकार के समीकरण का कोई समाधान नहीं होगा। तो फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। आपके पास लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दो वेरिएबल वाले एक्स और वाई। तो मान लेते पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। abc क्या है? वास्तविक संख्या है, नॉन जीरो है। तो इन दोनों का x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का अनुपात जो तैयार होगा उसका क्या शर्त है वो आपको याद रखना है। शर्त का मतलब a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो इस तरह के समीकरण में केवल एक ही समाधान होगा। फिर a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो संगत समीकरण तो होंगे ही होंगे, किंतु इसके असंख्य समाधान होंगे। उदाहरण के तौर पे हम लोग फिर जब करेंगे चर्चा तो उसमें आप देख पाइएगा कि किस तरह से आ रहा है। फिर a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तक कोई समाधान नहीं होगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि बहुत कोई कमेंट लिख रहे हैं, पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, सही बात है। और कुछ लोग और भी लिख रहे हैं। हाँ, लिखते जाइए, क्या क्या है समझ में नहीं आ रहा है पूरा, मैं देख रहा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा मुझे। मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्लियर थोड़ा सा नहीं है क्योंकि ये मार्कर और लाइट का थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसको मैं एडजस्ट कर लूंगा, उसको एडजस्ट कर लूंगा तो उससे पता चल जाएगा। थोड़ा मुझे मैसेज सब सही से नहीं दिख रहा है, मैसेज सब सही से दिखता रहे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या है। हाँ, कौन क्या लिख रहे हैं? शिव शंकर शाह लिख रहे हैं क्लियर नहीं आ रहा है, सही है। तो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश कीजिए, दिख जाएगा। इसको नोट करते जाइएगा, इसको नोट नहीं कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट कई ऑब्जेक्टिव्स 2 नंबर वाले क्वेश्चन सब भी मिलते हैं, तो आप ध्यान से नोट करते जाइए। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से उतारिए। मैसेज 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 सब भेजते जाइए। लाइक्स भी कर सकते हैं। तो मैसेज कहाँ मैसेज आ रहा है? मैसेज आ रहा है, हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हाँ, लिखते जाइए, फटाफट नोट कर दीजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि हाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मैसेज, ठीक है, ओके, ओके, कैरी ऑन। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि खत्म हो गया होगा, तो मैं मिटाता हूँ। तो अब हम लोग न्यू टॉपिक इसी पे ही आधारित हम लोग देखेंगे, क्या? समीकरण युग्म
समीकरण समाधान योग्य है या नहीं। इस चीज को देखेंगे। देखिए, समाधान योग्य करने का मतलब क्या है? जब एक घातीय चल राशि दो चल राशि युक्त समीकरण को हल किया जाए। आपके पास कोई भी समीकरण हो, आप जानते हैं कोई भी समीकरण हो और उसमें दो चल राशि वाला हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हल कर ले, एक हल हो या असंख्य हल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समाधान योग्य। किंतु जब दो चल राशि युक्त एक घातीय दो समीकरण का वनिष्ठ हल नहीं मिलता है, तब उनको हम लोग बोलेंगे कि यह समाधान योग्य नहीं है। ठीक है, इन सब लाइंस को एकदम अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठा के रखना होगा, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। कुछ प्रश्न हम लोग करते हैं तो इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि समाधान योग्य है या नहीं है। देखिए, मान लीजिए पहला एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8। फिर दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 32। अब इसको हम लोग बताने की समाधान योग्य है या नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में इस समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 बैठा हुआ होना चाहिए। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। जो भी तीन शर्त है मैंने बताए हैं, वो तीनों शर्तों को आपको याद करके रखना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चार्ट करते जाइएगा। मैं थोड़ा सा लाइव चार्ट देख पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा लेके उसी को देखते रहूं तो दिक्कत हो जाएगा। और शिवशंकर शाह जी ऋषभ हैं बोल के बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पास रिफ्लेक्ट कर रहा है शिवशंकर शाह करके। ऋषभ ठीक है, कैरी ऑन। ठीक है, तो आप देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है। तो अब अगर आप तुलना करते हैं, देखिए यहाँ पर x के पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ पर तुलना कीजिए। तुलना अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ पर a1 आप जानते हैं कि इस तरह का मुझे तैयार करना है। a1 a2 b1 b2 या c1 c2, इन्हीं को लेके हम लोगों को चलना है, इन लोगों का। तो यहाँ पे अगर देखता हूँ 1/3 और यहाँ पे 1/4, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। देखिए 1/3 1/4 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो आप फट से देख लीजिए कौन सा लागू हो गया। a1/a2, मतलब ये चीज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये चीज इस तरह का आप देख पा रहे हैं कि बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो क्या देख रहे हैं कि केवल जो समीकरण है समाधान योग्य है और केवल एक समाधान होगा। अब कैसे समाधान होगा? आप अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है कि समाधान योग्य है या नहीं है। ठीक है, आप 5.1 या 5.2 देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इन्हीं चैप्टर्स में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। उसको मैं जब टेक्स्ट बुक देखूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या करना हो रहा है। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन अगर आपके पास में ये है, बताना है कि समाधान योग्य है या नहीं। अगर इस तरह का अनुपात आ गया तो आप तीन शर्तों से लेके मिलाइएगा। अगर मिल गया तो समाधान योग्य है और एक हल होगा, इसका केवल एक समाधान होगा। फिर देखिए, अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा को उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है 3x प्लस 9y इक्वल टू 12, फिर x प्लस 3y इक्वल टू 4। इसमें फिर उसी तरह से तुलना करने पर तो 3/1 इक्वल टू 9/3, फिर इसको भी देखते हैं 12/4। तब आप क्या पा रहे हैं, यहाँ पा रहे हैं 3/1 3/1 3/1 सारे बराबर रहने से आप याद कीजिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो सारे जब बराबर हो गए तो समाधान योग्य है, किंतु इसके केवल एक समाधान नहीं होंगे, असंख्य समाधान होंगे। ये चीज आप पॉइंट नंबर शर्त जब आप पढ़ रहे थे तो शर्त में आप सेकंड नंबर शर्त में आप पढ़े थे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर है तो असंख्य समाधान होगा। इस तरह से आप बता दिए कि अगर इस तरह का तीनों का रेशियोज अगर बराबर हो जाए तो असंख्य समाधान होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लिए होंगे। फिर और एक देख लेते हैं तीन तरह का, इसलिए 3 तरह का मैंने नोट करके रखा है आपको बताने के लिए, क्योंकि इस कम समय में बताने के लिए पेजेस फाइंड करना या पेजेस टर्न करते रहने में काफी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये देखिए 4/16, 3/12, 20/10। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, चेक करते हैं कि 1/4, फिर यहाँ पे 1/4, फिर यहाँ पे 2/1, मतलब ये वाला इक्वल नहीं है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीसरा शर्त लागू हो रहा है। अतः इन समीकरणों का कोई समाधान नहीं होगा। ये चीज आपको पता चल गया कि भाई इन समीकरणों का कोई समाधान नहीं होगा। इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि बार बार ये तीनों समीकरणों को आपको सही से समझ में आ रहा होगा। अगर तीनों शर्त अगर सही से समझ लिए हैं तो इस तरह से समाधान योग्य है या नहीं है आप अच्छी तरह से फाइंड कर पाएंगे और बता पाएंगे। ठीक है, तो कुछ प्रश्न को ले लेते हैं। ठीक, उतार लिए? कमेंट कीजिएगा तो पता चलेगा मुझे, तब मैं कमेंट भी देख पाऊंगा कि हाँ आप उतार रहे हैं या फिर उतार चुके हैं। कोई 1 2 जन 3 जन भी लिखिएगा तो उससे क्लियर पता चलेगा कि हाँ आपने लिख लिया है। बारह बजे के पहले हम लोग खत्म कर लेंगे, इतना मेरा ये है, चूंकि लेट किया था इसलिए थोड़ी देर तक हम लोग करके इसको कंप्लीट करते हैं। और एक टॉपिक है जिसको करने के बाद में मैं फटाफट दो ही चीज है, एक टॉपिक है और उसके बाद में क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो बताते हुए मैं आगे करूंगा। 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपके पास प्रश्न कुछ देता हूं, क्वेश्चन, ये चूंकि कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, आता भी है इसलिए इसको दे रहा हूं। इसमें बताना है कि k का किस मान, k का क्या मान होने पर, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं, निम्न समीकरणों का कोई समाधान नहीं होगा। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, फिर kx माइनस 4y इक्वल टू 18। अब आप याद कीजिए कि किसी भी समीकरण का
कोई हल नहीं हो, उसके लिए आपके पास क्या शर्त था? आप याद कर रहे होंगे, शर्त नंबर 3, A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 is not equal to C1 by C2। इस तरह से आपने पढ़ा है, मतलब A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। ये चीज आप पढ़ चुके हैं, ये चीज, ये सब, ये तीसरा शर्त है जिसका पढ़े, तो इसी को यूज करना है। तो क्या यूज करोगे आप? x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट की तुलना करोगे, तुलना करने के बाद में आप समाधान कर लोगे, बस खत्म। चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, पहले बताया जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए आप क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिख लीजिएगा। अब x के पहले यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे x के पहले क्या है k, यहाँ पे x के y के पहले क्या है 4, यहाँ पे y के पहले 4। अब देखिए 3 by k equal to 1 by 1, therefore k equal to 3। ये हो गया इसका समाधान। तो यहाँ पे माइनस था, ये देखिए माइनस था, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको प्लस माइनस दोनों को दिमाग में बैठा के रखना है कि हाँ कैसे करना है। ठीक है, इसी तरह का 2-3 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ताकि आप इसको आप बनाइएगा, इसी तरह से करना है। थोड़ा सा अलग भी रह सकता है, उस समय कोशिश करना है कि एक साइड में लेके ही करना है। जैसे दूसरा नंबर में बता देता हूँ, तीसरा आपको टास्क दूंगा, x माइनस आर वाई इक्वल टू आर, और दूसरा इसमें है x प्लस आर माइनस 2y इक्वल टू 2। इस तरह का दिया हुआ है। इसमें भी बोला गया कि कोई हल नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा, तो बस इन दोनों को ही तुलना करना है। ये तीसरा आपको देख लेना है कि इक्वल नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में बराबर हो गया है, थोड़ा गलत हो गया है, गलत लिखा गया है, ये 180 था, सॉरी, ये 180 है, ये 18 है, यहाँ पे 180 है, ये मिला लेना है। अगर ये बराबर हो जाएगा तो कभी नहीं बनेगा, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर 1 by 1, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर माइनस आर बाई आर माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, आर माइनस 2 इक्वल टू माइनस आर, आर इस साइड में आया इक्वल टू 2, 2r इक्वल टू 2, therefore r इक्वल टू 2 by 2 इक्वल टू 1। तो इस तरह से भी रहे तो आपको सजाकर y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट में तैयार करके ही आप तुलना करेंगे। ये याद रखना कि C1 और C2 कभी भी इक्वल ना हो। समझा पा रहा हूं? एक टास्क दे देता हूं जिसको आप खुद बनाइएगा। एक मान लीजिए क्लास टास्क करके मैं लिख रहा हूं, 3 नंबर, 2x प्लस 5y इक्वल टू 8, फिर 2x माइनस ky इक्वल टू 3, और एक देता हूं 7x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 14x प्लस ky प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को बनाइएगा और उसके बाद में हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे। क्या लिख रहे हैं? सर क्लियर नहीं आ रहा है, तो हाँ थोड़ा सा हेजी तो आ रहा है जी, ये मार्कर का और लाइट का सेटिंग सही नहीं होने के कारण से ऐसा हो रहा है। हाँ ठीक है, तो भी थोड़ा सा देखकर जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते हुए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से करना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, समाधान योग्य है कि नहीं, तो आपको इस शर्त को लेते हुए सॉल्व करना है। आपके पास मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने टास्क दिया, इसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पद्धतियां हैं समीकरण समाधान करने का, कुल मिला के 5 पद्धतियां, जिसमें से हम लोग लेखा चित्र के द्वारा समाधान करना हम लोग कर चुके हैं, मतलब ग्राफिकल मेथड हम लोग कर चुके हैं। तुलनात्मक विधि, स्थानापन्न विधि, विलोपन विधि और वज्रघूर्णन विधि पर चर्चा कल करेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि तुलनात्मक विधि और स्थानापन्न विधि को कर लें। उसके परसों वाले क्लास में मेथड एलिमिनेशन, विलोपन विधि और वज्रघूर्णन विधि को करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच
फॉर वॉचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। आप लोग सब उतार लीजिए जल्दी से, क्योंकि अब हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर कल मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसपी स्टडी पॉइंट। चलो, थैंक यू जी।